के शो में। शरह सूद में 1% इजाफा, मुल्क में महंगाई मजीद बढ़ने का इम्कान। पाकिस्तान में 18.3% खानदान संगीन ग़िज़ाई किल्लत का शिकार। मरियम नवाज का मुल्क भर में रैलियां निकालने का ऐलान। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। बहुत अहम मसला और ये कि महंगाई के हवाले से आप जिसको कहें कि संगीन तरीन नौयत का और जो इंडिकेटर जिस पर तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट हों, आपके कारोबारी तबकात हों, आपके आम सिटीजन हो, उनकी नज़र होती है वो आपका डिस्काउंट रेट होता है। वो डिस्काउंट रेट के मूवमेंट्स को देखते रहते हैं, उसके बुनियाद पे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं, अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ता है। आज ही हमने देखा एक अखबार में हफीज पाशा साहब के एनालिसिस को कोट किया गया कि सिर्फ 1% जब आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो हुकूमती जो कर्जा जात है यानी जो डेट सर्विसिंग है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी सुन रहे हैं कि शायद तकरीबन 2981 अरब रुपए इस साल बजट में रखे गए हैं, वो 200 अरब रुपए से मजीद बढ़ जाती है, यानी 200 बिलियन रुपीस का उसमें इजाफा हो जाता है। आपको ये बता इसलिए रहा हूं क्योंकि अभी कुछ देर कबल मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंस हुआ है आइंदा 2 माह के लिए। वो पॉलिसी क्या है आपके सामने हम रखते हैं। स्टेट बैंक 2 माह के लिए पॉलिसी का ऐलान किया है। उस मॉनेटरी पॉलिसी के मुताबिक इंटरेस्ट रेट में यानी आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट्स यानी 1% का इजाफा जो है वो कर दिया गया। ये आइंदा 2 माह के लिए जो है पॉलिसी अनाउंस हुई है। जो आइंदा 2 माह के दौरान महंगाई में इजाफे का इम्कान है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है फ्रॉम द गवर्नर स्टेट बैंक कि उन्होंने इन्फ्लेशन प्रोजेक्शंस जो दिए हैं अपनी, महंगाई की शरह 11 से 12% रहने का इम्कान है जो तवक्कात से कुछ ज्यादा है। 20 मई को स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% इजाफा करके इसे 12.25% कर दिया था, तो अब इसमें मजीद इजाफा 1% का हो गया, तो यह अब 13.25% हो गई है। इस सिलसिले में गवर्नर स्टेट बैंक ने जो स्टेटमेंट दी है एग्रीगेट डिमांड और इन्फ्लेशन प्रोजेक्शंस पर, आपको भी सुनाते हैं कि रजा बाकर साहब क्या कहते हैं आज जो उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग दी है उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से। लेट्स हियर दिस के गवर्नर स्टेट बैंक ने क्या कहा। ये दो जो फैक्टर्स हैं, नंबर 1 के जो एग्रीगेट डिमांड है वो कुछ कमज़ोर हो रही है, और नंबर 2 के टैक्सेस और इन वजह से स्पेंडिंग पावर कम हो रही है, ये इन्फ्लेशन को नीचे लाते हैं। तो अगर इन दोनों फैक्टर्स को आप मद्देनज़र रखें तो जो इसका जो नेट इम्पैक्ट जो बनता है उससे हमने जो अपनी इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन को अपडेट किया है, तो वो प्रोजेक्शन इस फिस्कल ईयर के लिए अब हमारी रेंज है 11 to 12%। 11 to 12% इज़ आवर फोरकास्ट फॉर एवरेज इन्फ्लेशन फॉर दिस फिस्कल ईयर। जो पहले हमारा एस्टिमेट था इससे ये थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए ये बुनियादी वजह है कि जो हमने शरह सूद को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। तो इस अहम तरीन और सिग्निफिकेंट ऐलान के बाद जिसका यकीनी तौर पर इम्पैक्ट महंगाई पर मजीद पड़ना है और वो कह रही है कि महंगाई मजीद बढ़नी है, इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन चेंज हुई हैं, आपके सामने एक और इंपॉर्टेंट रिसर्च सामने रखते हैं। स्टेट बैंक की ही सहमाई रिपोर्ट जो जारी हुई, उस रिपोर्ट में ग़िज़ाई किल्लत के शिकार खानदानों का यानी तस्करा पाकिस्तान में कितने फीसद हैं वो तस्करा हुआ। यानी आप सिंपल अल्फाज में कहें कि वो जो गुर्बत की लकीर से नीचे जो स्टंटेड ग्रोथ जिसका खान साहब खुद अपनी तकारीर में हवाला देते रहे, वो फिगर सामने आई। माशी इस हालात पर सहमाई रिपोर्ट में स्टेट बैंक ने ग़िज़ाई किल्लत के मसले पर खुसूसी रोशनी डाली और इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया जी कि पाकिस्तान में 18.3% खानदान संगीन ग़िज़ाई किल्लत के शिकार हैं स्टेट बैंक के मुताबिक। और इसमें अगर सब में ज़्यादा सिग्निफिकेंट बात है तो पाकिस्तान में बलूचिस्तान जो सूबा है उसके आधे से शायद घरानों को संगीन हद तक ग़िज़ाई किल्लत का सामना है और ये बहुत बड़ा पोर्शन है। सब में बेहतर सूरत हाल गिलगित बल्तिस्तान में जहाँ 80% घराने ग़िज़ा के हवाले से खुशहाल है। खैबर पख्तूनख्वा में ये शरह 70% है। मुल्क के 36.9% ग़िज़ाई किल्लत का शिकार घरानों में से 18.3% को संगीन ग़िज़ाई किल्लत का सामना है। सिर्फ 63.1% मुल्क के घराने ग़िज़ा के हवाले से खुशहाल हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं इस पर जो सामने आई हैं और आपके सामने कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी रख देते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स हैं फॉरेन ट्रैवल के, कुछ दिन कबल जारी हुए थे, आज फिर चर्चा हुआ है इमरान खान साहब के दौरे का अमेरिका के।
तो उनका खर्चा कितना होगा ये नहीं होगा, ये सुनाने से पहले जो डॉक्यूमेंट्स इससे पहले जारी हुए थे वजारत इत्तलात की तरफ से, उसमें फॉरेन ट्रैवल के हवाले से हमारे साबका हुक्मरानों के अखराजात का हवाला दिया गया था। नवाज शरीफ साहब का कहा गया जी कि टोटल खर्चा लंदन का 223 मिलियन, सऊदी अरब का 177 मिलियन उनके दौर में, चाइना 205 मिलियन, यूएसए 368 मिलियन, अगर टोटल बात की जाए तो 1835 मिलियन नवाज शरीफ साहब के खर्चे बताए गए थे इस ड्राफ्ट के मुताबिक। और टोटल शाहिद खान अब्बासी साहब का खर्चा तकरीबन 26 करोड़ रुपए, 259 मिलियन जो उनका मुख्तसर अरसा था वजारत उज़्मा का, उसमें ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो वजारत इत्तलात ने पेश किए थे। आज मुराद सईद साहब ने आज उन अखराजात का हवाला दे, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का दौरा जो अमेरिका है उसका भी हवाला दिया है। वो क्या कहते हैं मुराद सईद साहब, कलीदी वजीर है, इंपॉर्टेंट काबीना के रुकन है पीटीआई के, लेट्स से उन्होंने क्या कहा। अभी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अमेरिका का विजिट करेंगे और वहां पे एम्बेसी में इंशाल्लाह कयाम करेंगे, लेकिन जरा मुलाहिजा कीजिए कि नवाज शरीफ के एक विजिट का खर्चा जब वो गए थे अमेरिका $4,60,000 था, और इस वक्त और 2015 में, और जब अभी इमरान खान जा रहे हैं तो ये 4 लाख रुपए, ये एक्स्ट्रा $4 लाख ये एक्स्ट्रा खर्चा कर रहा था। 60,000 तक इमरान खान अपना पूरा जो विजिट है, दौरा है, मुकम्मल करके इंशाल्लाह पाकिस्तान वापस आएंगे। तो ये तो हुकूमती अखराजात में फ़र्क है। आज स्टूडियोज़ में नुसरत वाहिद साहिबा MNA हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन कौमी असम्बली सीनियर रहनुमा हैं, और निसार चीमा साहब इस्लामाबाद में मौजूद होंगे जो नून लीग के MNA हैं, सीनियर रहनुमा हैं, इस्लामाबाद में ज्वाइन कर रहे हैं। दोनों मेहमान हज़रत का बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नुसरत साहिबा, यकीनी तौर पर डिफिकल्ट डिसीजन तो हैं, बार बार आपकी गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है, अब ये एक और फैसला हो गया है, स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस की है, मजीद 1% इजाफा, यानी कारोबारी तबकात के लिए मजीद मुश्किलात, महंगाई भी शरह में मजीद इजाफा, ये सब तवक्कात के हिसाब से हो रहा है या अनएक्सपेक्टेड है, और किस तरह डिफेंड करेगी गवर्नमेंट आपकी इन मुश्किल फैसलों को आगे जाकर इस सियासी माहौल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका, अपने प्रोग्राम में आपने मुझे इन्वाइट किया। देखिए, ये सारी चीज़ें बिल्कुल पहले से अब हम लोग जानते हैं कि कुछ दिनों बाद कुछ और महंगाई होगी, कुछ दिनों बाद थोड़ी बहुत और महंगाई होगी। ये जो आज ऐलान हुआ है 1% टैक्स का, उससे डेफिनेटली डिस्काउंट रेट बढ़ने का, जी, तो इससे डेफिनेटली चीज़ें महंगी होंगी, लोगों को मुश्किलात का सामना है। ये बात नहीं है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस बात से अवेयर नहीं है कि उसकी आवाम मुश्किल हालात में गुजारा कर रही है, लेकिन इस वक्त चूँकि सिचुएशन इस तरह की है कि उसको किसी तरह अवॉइड नहीं किया जा सकता, महंगाई को किसी हाल में अवॉइड नहीं किया जा सकता। उसके लिए हम लोग एक्चुअली हमें पैसा चाहिए, और ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स लगा के, तो गवर्नमेंट के पास कुछ पैसा मुल्क से आ रहा है, बाकी उन्होंने आपको पता है IMF के पास भी गए हैं, दोस्त ममालिक के पास भी गए हैं, और किसी न किसी तरह अपनी माशी सूरत हाल को एक स्टेबल कंडीशन में ले आए। तो अब जो भी है हालात वो बर्दाश्त करने पड़ेंगे आवाम को। लोग तो कहते हैं, लीडर्स तो सारे यही कहते हैं कि जी 2 महीने में हो जाएगा, 6 महीने में हो जाएगा, लेकिन मैं शुरू से कह रही हूँ कि एटलीस्ट 2 इयर्स जरूर देने चाहिए। आप सही कह रही हैं, दुरुस्त कह रही हैं। मसला ये भी हो रहा है ना कि आपकी गवर्नमेंट की तरफ से कि बार बार असद उमर साहब आके कहते थे कि हम उस मुश्किल दौर से निकल गए। गवर्नर स्टेट बैंक ने ये स्टेबिलिटी का लफ्ज इस्तेमाल किया कि आ चुकी है, उसके कुछ दिन बाद ही $5 इस वक्त बढ़ गया, आज इस डिस्काउंट रेट बढ़ गया, वो इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन बढ़ा रहे हैं। तो ये कहते फिर क्यों है कि स्टेबिलिटी आ गई है, फिर वो 2 दिन बाद फिर वापस लेना पड़ता है बयान? नहीं, वापस बयान नहीं ले रहे, स्टेबल हो चुके हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बात यह है कि जब आप डॉलर को छुपा लेंगे, उसको मार्केट में आने नहीं देंगे, तो ऑटोमेटिकली उसकी कीमत ज़्यादा होगी। सप्लाई एंड डिमांड जहाँ पे कम और ज़्यादा होगी, वहाँ डॉलर की कीमत ज़्यादा हो जाएगी और रुपए की कीमत नीचे आ जाएगी। जब रुपए की कीमत नीचे आएगी तो महंगाई ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। तो उसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं इस वक्त। एटलीस्ट 2 इयर्स दें इस हुकूमत को कि वो एक तरीके से चीज़ों को स्टेबल कर ले, एक जगह पे आ जाएं, लोगों की लेकिन इस दौरान साहब आप दर्द भी रखती हैं आवाम का, आप हैं, चीमा साहब हैं, दोनों MNAs हैं ना, आप अपनी पार्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आवाम के हल्के में रहते हैं। एक फिगर जो अभी स्टेट बैंक की कोट कर रहा है कि 18% ऐसा तबका है हमारे खानदान जो इंतहाई, जो ग़िज़ाई किल्लत की भी इंतहाई हद को अबूर कर चुके हैं। 36% तो हुए जहाँ किल्लत है, यहाँ पर खाने को नहीं है। आप जब बढ़ाते हैं इंटरेस्ट रेट तो इंडस्ट्रीज अपनी इन्वेस्टमेंट कम कर देती हैं, नौकरियां कम होती हैं, माशरे में जॉब लेऑफ्स होते हैं, नौकरियां कम होती हैं, लोगों के पास नौकरी नहीं होती तो क़ुव्वत खरीद उनकी गिरती है, वो और कम खर्च करते हैं और कम खाते हैं। और ये उस वक्त हो रहा है जब इस मुल्क को हम कहते हैं कि 4th लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है, 8th लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग कंट्री है, उसके बावजूद ग़िज़ाई किल्लत यहाँ पर हो रही है। तो ये तो ऐसे फैसलों से तो मजीद आज 18% है, कल अल्लाह ना करे और बढ़ जाएगा, 20-25% हो जाए फिर। देखिए, मैं इसमें आपको ये बताऊं कि इसमें प्रेजेंट हुकूमत का
जितना मर्जी आप लोग कसूर कह दें, लेकिन कसूर नहीं है। जब सारा पैसा लूट के बाहर ले गए, जब सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया गया जो मुल्क में लगना चाहिए था, जिससे रोज़गार बढ़ता, जिससे लोगों की आमदनी बढ़ती, वो सब कुछ ख़त्म हो गया। अब इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें हमारे लिए मैक्सिमम ये है कि हम लोगों को आस्ता आस्ता ले के आएँ उस तरफ के, जैसे खान साहब ने हाउसेज स्कीम का शुरू किया है, तो उसमें एटलीस्ट 48 इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व होंगी। जब वो इन्वॉल्व होंगी तो नेचुरली रोजगार बढ़ेगा। देखिए गुर्बत पैसे नहीं होंगे तो घर का वो क्या करेंगे? देखिए गुर्बत तो पहले भी थी, ऐसा नहीं था कि पूरे पाकिस्तान जो है वो खुशियों से नहा रहा था। वहाँ यहाँ पे भी आप देखें लोग खुदकशी कर रहे थे, लोग नहरों में कूद रहे थे, लोग अपने बच्चों को अब और ज्यादा अब और ज्यादा बढ़ गया है, डेफिनेटली बढ़ गया है। लेकिन ये शुरू से खान साहब कह रहे हैं कि आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये वाली चीज आज नहीं हुई है कि 18.9% लोग हमें नसबा के इजाजत दें तो कहा जा रहा है, आपने कहा जी बर्दाश्त करना पड़ेगा। निसार चीमा साहब, क्या नून लीग बर्दाश्त करने को तैयार है? क्योंकि आज मरीम नवाज साहबा ने ऐलान किया रैलियों का इस मुल्क में, तो लग रहा है कि PMLN इस वक्त अब बर्दाश्त करने को मजीद तैयार नहीं है सियासी तौर पर। वो क्यों है, इस ब्रेक के बाद जानेंगे। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने हमने बताया कि क्या शरह सूद बढ़ने से उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है आगे आकर, हमारे आपकी हम सबकी ज़िंदगियों पर क्या, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे क्या फ़र्क पड़ेगा। बड़े अहम फैसले और इसके साथ साथ सहमाई रिपोर्ट क्या कह रही है ग़िज़ाई क़िल्लत के हवाले से। नून लीग के कुछ रहनुमा जो कि इस वक्त अंडर कस्टडी हैं, ट्रायल्स भुगत रहे हैं मुख्तलिफ करप्शन के या ANF के, जैसे मिसाल के तौर पर राना सनाउल्लाह साहब, बड़ा नाम है, वो क्या कहते हैं इस वक्त एहतसाब के अमल के बारे में, वो क्या कहते हैं। फिर आपको एक और का भी सुनवाते हैं, फिर PMLN की स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। लेट्स हियर दिस। राना सनाउल्लाह साहब क्या कहते हैं? हुक्मरान टोले ने इस मुल्क को इस लेवल पे पहुंचा दिया है। अब कोई एक छोटी सी चंगारी चलेगी और उसके बाद जो है वो किसी से बात जो है वो संभाली नहीं जाएगी। मैं इस जुल्म का जो है वो मुकाबला कर रहा हूँ, पूरे अज़्म के साथ करूँगा, और मैं अपने लीडर मियां नवाज शरीफ के साथ और अपनी जमात के साथ पूरे अज़्म के साथ जो है वो खड़ा हूँ। चिंगारी की बात कह रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब, आग लग जाएगी, चिंगारी है। साद रफीक साहब क्या कहते हैं? वो भी अंडर कस्टडी है नैब केस में, पैरागॉन सिटी के। लेट्स हियर दिस के उनकी तरफ से क्या कहा गया इसी बारे में। ताजरों की मुल्कगीर कामयाब हड़ताल ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान के कारोबारी तबकात मौजूदा हुकूमत की माशी पॉलिसियों से सख्त नालां और तंग है। ये पाकिस्तान की शायद पहली ऐसी हड़ताल है जो नहायत कामयाब रही है, और इसे किसी सियासी जमात की बाकायदा कोई सरपरस्ती या सपोर्ट हासिल नहीं थी। हम नहीं चाहते कि इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के साथ वो बदसलूकी हो जो पीपल्स पार्टी और PMLN के साथ हुई है। अब भी पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बह गया, लेकिन अब भी बहुत कुछ हाथ से नहीं निकला। बजाय इसके कि अपोजिशन को रगड़ा लगाया जाए, मुनासिब होगा कि अब भी मिसाक़े जमहूरियत और मिसाक़े मईशत पे बात कर लें। तो ये मिसाक़े जमहूरियत, मिसाक़े मईशत की बात करें तो मरीम नवाज साहब ने ट्वीट किया जी कि इंशाल्लाह आई शैल बी लीडिंग protest rallies across Pakistan that will not only ask for justice for Nawaz Sharif but demand rule of law, freedom of expression, end of manipulation of the entire system to punish public representatives, stealing people's mandate, imposition of selected, जो वो लफ्ज़ इस्तेमाल करती हैं वज़ीर आज़म साहब के नहीं है। और उसके बाद उन्होंने कहा जी कारोबारी तबका जो है वो भी हमारा साथ दे और इस गवर्नमेंट से निजात के लिए हमारा साथ दे, और मैं उनके लिए भी लड़ूंगी। अब वो रैलीज का ऐलान कर रही है। निसार चीमा साहब, क्या स्ट्रैटेजी है यहाँ से नून लीग? हालिया जो अभी स्टेट बैंक ने इकदाम है ये है, ये किस तरह आप देख रहे हैं, क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं उसका चीमा साहब? देखिए बात यह है कि हम अपोजिशन, सारी की सारी अपोजिशन इनके मजालिम बर्दाश्त कर रही है, इनका एक तरफा एहतसाब के नाम पे इंतकाम बर्दाश्त कर रही है। पूरी कौम देख रही है जिस तरह का नाम नहाद एहतसाब हो रहा है। इनके सारे मजालिम हम बर्दाश्त कर रहे हैं। जाली मुकदमों में ये वीडियो जजेस जो हैं उनके जाली फैसले जो हैं बर्दाश्त हम कर रहे हैं, पूरी कौम देख रही है। लेकिन एक बात जो नाकाबिल बर्दाश्त है वो ये कि अवाम के साथ जो जुल्म इन्होंने किया है पिछले 10-11 महीने में, बार बार जिस तरह एक तवातर और तसलसल के साथ महंगाई के बम इन्होंने गिराए हैं
जिन्होंने अवाम का जीना दोबर कर दिया है। देखिए ये सिर्फ ताजरों की बात नहीं है, जो ये सही है मुल्कगीर बड़ी कामयाब हड़ताल हुई है ताजरों की, लेकिन बात सिर्फ ताजर परेशान नहीं है, सिर्फ ताजर तंग नहीं है, हर तबका तंग है इनसे। और देखें खा वो किसान है, खा वो मजदूर है, खा वो कोई दुकानदार है, खा वो तनख्वाहदार तबका है, हर शख्स तंग है और झोलियाँ उठा उठा के दुआ कर रहा है कि या अल्लाह हमें इस नए पाकिस्तान से निजात दिला और हमें अपना पुराना पाकिस्तान जो था हमारा वो हमें लौटा दे। देखिए बात यह है कि इन्होंने जो मुल्क के साथ किया है, इनका सिर्फ एक कदम आप देखें, सिर्फ एक कदम, मैं कहता हूँ कि उसके संगीन नताइज, पता नहीं ये कौम ख़तरनाक नताइज कब तक भुगतती रहेगी। जो इन्होंने अपनी मईशत का बेड़ा गर्क किया है, जो इन्होंने अपनी करेंसी को डिवैल्यू किया है, जो इन्होंने 40% तक अपनी करेंसी को डिवैल्यू किया है, बेकदर कर दिया है, डॉलर की कीमत कहाँ से कहाँ चली गई है, जिसकी वजह से अब हमारी मईशत का बिल्कुल भट्टा इन्होंने बिठा दिया है। ये नालायक लोगों का एक टोला है। हमने एक मुस्तहकम, ये हमारी बहन जो है नुसरत वाहिदा साहबा कह रही थी कि ये हम तो स्टेबल हो गए हैं। ये स्टेबल का मतलब इनका ये शायद ये कि इनकी गवर्नमेंट स्टेबल हो गई है। अवाम को और मुल्क को और कौम को और मईशत को तो इतना इन्होंने गैर मुस्तहकम कर दिया है कि इसकी मिसाल आज तक नहीं मिलती पूरी तारीख में। और अवाम, सच्ची बात यह है कि एक मिडिल क्लास आदमी, गरीब आदमी छोड़े, मतवस्त तबके का आदमी जो है उसका जीना दोबर इन्होंने कर दिया है, उसके लिए घर का खर्चा चलाना मुमकिन नहीं रहा। और अब ये है कि अब वो सड़कों पर आने के लिए तैयार है, आपने वो काल के मुंतजर है। आपने दुरुस्त फरमाया कि जो इन्होंने डिवैल्यूएशन कर दिया वो बड़ी गलत है, आपने दुरुस्त फरमाया। लेकिन सर आपके दौर में, यानी जो मिफ्ता इस्माइल साहब और शाहिद खान साहब का दौर है, उधर भी 20-25 रुपए आप लोगों ने भी की थी डिवैल्यूएशन, और उस वक्त उसके बाद भी अपने आर्टिकल्स में जो देखें मिफ्ता इस्माइल साहब ने डिफेंड किया उसको, मुझे इजाजत दें कि हमने जिस मुस्तहकम हालत में मईशत इनको हवाले की, वो उसकी हालत ये थी कि वर्ल्ड बैंक और IMF की रिपोर्ट है कि 2016 और 17 के साल जो है पाकिस्तानी मईशत के बेहतरीन साल थे पिछले 11-13 साल में, और जबकि GDP ग्रोथ ये 5.8 की थी, जब मिफ्ता साहब ने फिर क्यों 27 रुपए कहा था डिवैल्यू करेंसी को सर, अगर सब सही था और फिर उन्होंने डिफेंड किया उसको। इन्फ्लेशन जी के इसहाक डार साहब के दौर में उन्होंने इन्फ्लेशन 4 पे 13 पे चली गई है, ये मिफ्ता साहब ने कहा। नहीं, आर्टिफिशियली से मुझे ख्याल आया, ये देखे मुझे याद आया, आर्टिफिशियली ये खैर ये करके दिखाते हैं, आर्टिफिशियली 1-2 साल ही करके दिखाते हैं, हमने तो 5 साल किया ना। आर्टिफिशियली करते तो ये एक महदूद मुद्दत के लिए। इससे मुझे ख्याल आया कि ये कल को ये ना कहें कि हमारे दौर में, जो मुस्लिम लीग नून के दौर में जो रेलवे के हादसा नहीं हुए, जो अब नया रिकॉर्ड इन्होंने काम किया, 70 से ज़्यादा हादसा हो गए हैं रेलवे के, ये ना कहें कि कल ये कि मुस्लिम लीग नून ने आर्टिफिशियली ये रेल के हादसे भी रोके हुए थे, इनसे कोई बात नहीं है। रेल का जिक्र किया तो यहाँ जहाज़ों का बड़ा जिक्र हुआ है। निज़ार साहब इसका जवाब, क्योंकि मैंने सुनाया था, अब आपका मौक़िफ़ बनता है देना नून लीग का, ये जो इखराजात की फहरिस्तें दी हैं, मुराद सईद साहब ने एक्सप्लेन भी किया कितना कम उनका खर्चा है, कि आपके वज़ीर आज़म साहब जो नवाज शरीफ साहब थे उनके दौर में 1800 मिलियन और शाहिद खान के दौर में 26 करोड़ रुपए, ये क्या हुआ था, ये इतने इखराजात क्यों किए थे? जी मैं गुजारिश करता हूँ, बिल्कुल मैं आपसे इत्फाक करता हूँ, इसका ऑडिट होना चाहिए। आप जनरल मुशर्रफ का दौर भी देख ले, फौजी हुक्मरानों का भी देखें, मुस्लिम लीग नून का भी देखें, और इनके 10-11 महीने पिछले जो है वो भी देखें, और देख ले कि कितने लोगों को ये लेके गए, कि क्या ये कमर्शियल फ्लाइट्स पे, आम फ्लाइट्स पे गए या चार्टर्ड फ्लाइट्स पे गए, कितने लोगों के लेके गए, और 10-11 महीने में कितना खर्चा हुआ, हमारे दौर में कितना हुआ, और इनके 10-11 महीनों का भी गौर कर ले। आपके दौर का जवाब तो आपसे ले सकते हैं, क्योंकि इनका दावा ये है चीमा साहब कि आपने 4 उम्रे फरमाए नवाज शरीफ साहब ने, जिनका इखराजात 71 मिलियन थे, यानी तकरीबन 7 करोड़ से ज्यादा थे, और उनके साथ 73 लोग गए थे उम्रे पे, 20 उन्होंने लंदन के विजिट, यूके के विजिट किए जो प्राइवेट थे, जिसका एक्सपेंडिचर 17 करोड़ पे आया, और 25 विजिट जो उनके प्राइवेट थे, उनका टोटल विजिट 24 करोड़ रुपए 70 लाख रुपए आया। ये वजारत इत्तलात ने फिगर्स दिए सर, 73 लोगों ने उम्रा किया। मैं गुजारिश करता हूँ कि ये देखें वजारत इत्तलात क्या है, ये वजारत डिसइंफॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन क्या है? ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये डिसइंफॉर्मेशन की मिनिस्ट्री है। इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई साख नहीं है, कोई एतबार नहीं है। इनकी बातों का यकीन आप करते हैं, जिन्होंने इक़्तिदार संभालते ही प्राइम मिनिस्टर हाउस से जाके पूछा कि नवाज शरीफ साहब का कितना खर्चा होता था जी प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहने का, पता चला जी वो तो खाने का इंतजाम भी अपनी जेब से करते थे। इनकी बातों का आप एतबार करेंगे? सबसे ज्यादा जो इन्होंने यूज की हुई है, सही है गलत है, आप कह रहे हैं गलत है? नहीं,
मैं तो ये कह रहा हूँ कि कंपैरिजन करें, जनरल मुशर्रफ के दौर का भी देखें, हमारे दौर का भी देखें और इनका 10-11 महीने का भी देखें, बैरूनी खर्चों का भी देखें, बैरूनी दौरों का कितने खर्चे हुए, कितने लोगों को लेके गए, कौन सी फ्लाइट्स पे गए, कंपैरिजन कर ले आप। अच्छा, 73 लोगों को उम्रे पे नहीं लेके गए। नुसरत साहबा, आप कितने, आप अभी खान साहब उम्रा करें माशाल्लाह, कितने लोगों को 73 से ज्यादा लेके जाएंगे? 74, 75, 70, 60 या 100, कितने माशाल्लाह आपकी तादाद होगी? अगर और ये फिगर गलत है, ये कह रहे हैं डिसइंफॉर्मेशन है आपकी मिनिस्ट्री जो फैला रही है। देखिए, मैं अपने भाई का बहुत रिगार्ड करती हूँ, बहुत अच्छे इंसान हैं ये, काफ़ी दफ़ा मैं इनके साथ बैठी हूँ शोज़ में, लेकिन ये जो बातें बता रहे हैं ना कि जिस तरह इससे पहले दूध और शहद की नहरें बह रही थी, हमने आके पता नहीं क्या कर दिया। अब जब ये बात करते हैं कि जी इनके दौर में आर्टिफिशियली वो छाप के आप डॉलर्स को एक जगह पे रख सकते थे और रुपए को ऊपर लेके आ सकते थे, तो इनको ये नहीं पता कि हम ग्रे लिस्ट पे जा चुके थे। और अगर हम उस ग्रे लिस्ट से बचे हैं इस वक्त, ब्लैक लिस्ट में जाने से पहले, उसके बाद क्या होता अगर ब्लैक लिस्ट में चले जाते? कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं आती, यहाँ से कुछ बाहर नहीं जा सकता था, और यहीं पे हम एक एक मन बोरियां पैसे की लेके जाते और एक डबल रोटी लेके आते। तो इनको नहीं पता कि ये आर्टिफिशियली करने से क्या नतीजा होता है। ये मतलब इस तरह की सिर्फ बातें कर लेना इज नथिंग। आप किस तरह चलाते रहे इस मुल्क को, कितना पैसा आपने बाहर भेजा है, किस किस तरह इस मुल्क को लूटा गया है, क्या ये सब कुछ इनको नहीं पता? ये बहुत ज़्यादा इतने अच्छे लोग थे कि इन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं। फिर उसके बाद ये कहते हैं जी ट्रेन के हादसे कल ही वो आया है कि कितनी नई बनी हुई मजबूत उसकी रेलिंग को काटा गया है बाकायदगी से। ये हादसे खुद से नहीं हो रहे हैं, कोई करवा रहा है, बिल्कुल कोई करवा रहा है। 74 हादसे हुए एक साथ। जी मुझे बताएं, ये पॉसिबल हो सकता है? ये पॉसिबल हो सकता है कि इतने सारे हादसे अचानक होने शुरू हो जाए? वो ट्रेन की पटरियां अगर वो पुरानी थी, तो आप इसमें भी कोई साजिश आपको लगती है? बिल्कुल साजिश है, बिल्कुल साजिश है। हुकूमत को नाकाम करने की हर मुमकिन साजिश है कि जिस भी फील्ड में उसको नाकाम कर लिया जाए। और ये आपके पॉलिटिकल जो है, आपके मुखालफिन सियासी, इनके अलावा कौन हो सकता है? कोई और दुश्मन तो हो नहीं सकता। ये मैं आपके लफ्ज नहीं दे रहा, मुंह में आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्या ये हो सकता है? ये बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सीमा साहब, आप ट्रेनें काट रहे, पटरियां एक्सीडेंट कराने के लिए नून लीग के शरपसंद अनासिर, कोई गुल्लू भट्ट वगैरह टाइप के कुछ कल के उसमें आया हुआ है बाकायदगी से। वैसे मुझे अपनी बहन नुसरत बायद साहबा से ये तवक्को नहीं थी कि इस तरह का इल्ज़ाम पे लगाएं कि हम रेल की पटरियां काट के ये हादसे करवा रहे हैं। ये वैसे देखे ना, ये भी नहीं, वो कह रही है कि कोई ना कोई तो आपके पास लॉजिक और एविडेंस होगा ना जिस बुनियाद पे कह रही है। मैं दिखाती हूं ये देखें, यही तो मैं कह रहा था कि ये शायद ये कह दें, नुसरत बहन जो है ये शायद कह दें कि इन्होंने आर्टिफिशियली रोके हुए थे रेल के हादसे जो थे। हमने देखे हमारे दौर में तो ना होने के बराबर। उन्होंने कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, उन्होंने फरमाया था एक हादसे पे ख्वाजा साद रफीक के दौर में कि जी अगर इस तरह का हादसा किसी दुनिया किसी मुल्क में हो तो फौरन वज़ीर रेलवे जो है इस्तीफा देता है। 70 से ज्यादा हादसे हो चुके हैं, लेकिन यह कि ना वज़ीर रेलवे को शर्म आती है, ना प्राइम मिनिस्टर साहब उनसे इस्तीफा तलब करते हैं। अंदाजा फरमा ले। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो हर वो काम किया है जो उन्होंने ना करने का वादा किया था, ऐलान किया था। अच्छा, तो ये तो यूट्यूब के नजदीक पीएमएलएन के ये जो फोटो है पीएमएलएन के वर्कर की किसकी है? क्योंकि मैं इस वक्त पढ़ना, आप पढ़ के सुना देना खुद ही, क्योंकि क्या है मैं इस वक्त ये सीमा साहब ये एक पोस्ट आपको बता रही है कि जिससे ये कहती है कि ये लगता है कि नून लीग के अरकान या शरपसंद अनासिर ये रेले काट रहे हैं। रावलपिंडी से मुल्तान जाने वाली थल एक्सप्रेस बहुत बड़े हादसे से बच गई। इसकी वजह मुलायजा करें, सबसे मजबूत भारत की बनाई ये पटरी को बाकायदा काटा गया, लोगों की जानों को दाव पर लगाकर, दाव पर सिर्फ इसलिए लगाया गया ताकि रशीद शेख और पीटीआई की हुकूमत को नाकाम साबित किया जा सके। ये तस्वीर भी है और ये पट्टी काटी हुई भी है। तो मैं ये नहीं कह रही कि ये इन्होंने किया या पीपल्स पार्टी ने किया या पोस्ट किसकी है साहब, आप जो शेयर करिए किसी आपके फैन बेस की है या बाहर के है? ये व्हाट्सएप पे है मुझे, व्हाट्सएप मैं आपको, लेकिन आप इतनी क्रेडिबल है कि आप मुझे ये पता है और ये बात भी कही है। बिल्कुल जी, मुझे नहीं रेल काटी है सर, मुझे ये पता है कि हमारी डिवीजन में यहाँ पे बता आपकी फोटोज ने काटी है। नहीं बिल्कुल ना, मैं इनको कह रही हूँ ना पीपल्स पार्टी को कह रही हूँ। हो सकता है रशीद शेख के अपने जाती कोई दुश्मनियां हो लोगों के साथ और वो कर रहे हैं, लेकिन ये हो रहा है, ये ऐसे नहीं हो रहा। शेख साहब से नहीं, देखें बात ये है कि गुजारिश सुन ले कि मुझे अपनी डिवीजन का पता है, अपनी डिस्ट्रिक्ट का, अपनी पूरी गुजरात डिवीजन का, कि तमाम जराइम पेशा लोग जो हैं वो पीटीआई की सफ़ों में आ चुके हैं और उनकी लॉन्ड्री में धुल धुला के पाक साफ है अब। लेकिन वो जराइम पेशा लोग जो हैं उनमें से इस तरह के काम ये करते हैं
कि ये लोहा बेचना है तो चलो पटरी काट लो। मुमकिन ये है कि इस तरह के जराइम पेशा लोगों के काम हो, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर उनका आप ढूंढेंगे तो उनका खुरा जो है पीटीआई की सफों में ही आपको मिलेगा इस तरह के जराइम पेशा लोगों नहीं, का। ऐसा कभी नहीं होगा। चले मतलब आप कह रहे हैं कि वो पीटीआई में आ गए या पीपी, लेकिन वो है किसी सियासी जमात से ताल्लुक। उसमें हमारी नुसरत बहन जैसे हमारी नुसरत बहन जैसे नोबल लोग भी मौजूद हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। आपको अच्छा कहा साहब है, लेकिन आपने उनको अच्छा कह दिया, लेकिन आप दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं कि ट्रेनें काट रहे हैं आप लोग इस वक्त आपके कारकुन। मैं इनको तो नहीं कह रही, आपने इनको नहीं कहा उन्होंने। लेकिन सर मैं एक चीज पे हैरान हूं कि डिटेल्स और एक्सपेंडिचर जो दिया आपने, इसको कहा कि ये मिस इन्फॉर्मेशन है, उसमें टिप्स जो दिए वेटर्स को या पता नहीं किसको टिप्स दिए, वो 27 मिलियन यानी तकरीबन 2 करोड़ 70 लाख रुपए की टिप्स दी हैं वज़ीर आज़म साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने। सर 2 करोड़ 70 लाख की टिप्स नहीं, मैं ये कोई गरीब मुल्क का आदमी मतलब वजीर आजम जाके क्या वेटर्स को डॉलर बांट रहा था, क्या कर रहा था? धीरे धीरे दे रहे होंगे ना, धीरे धीरे कितनी टिप है? 2 करोड़ 70 लाख रुपए की टिप्स है। ये इनके इल्जाम है। ये चीमा साहब मैं एतबार नहीं कर रहा, आप बताएं क्या आप इसको चैलेंज करेंगे इन द कोर्ट ऑफ लॉ? नहीं, मैं देखें, मैं जो कह रहा हूँ, मुझे ये देखें इनके आदाद शुमार, इनकी किसी वजारत के दिए हुए आदाद शुमार जो हैं वो टोटली अनरिलायबल हैं। ये तो लोग ही देखें ना, ये पूरी टीम अनरिलायबल है। मैं फिर ये कहूँगा कि चंद नोबल लोग मौजूद हैं नुसरत बहन जैसे, लेकिन ये सारी टीम जो है, ये देखें, ये सारी कैबिनेट को देखें, वही लोग हैं जो जराइम पेशा लोग जिनको पहले मुशर्रफ के दौर में थे, फिर किसी और दौर में किसी और गवर्नमेंट में आए। अगर याद दें, एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम आज जोड़ते हैं साहब साथ हैं और कुछ अहम और हवाले से सवालात अहम तरीन मामला के ऊपर इस ब्रेक के बाद होंगे। हमारे साथ रहेगा बेनकाब। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने अहम तरीन सवालात रख रहे हैं। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वफाकी वज़रा की जानिब से अवाम उन्नास के सामने रखे गए हैं, वो बड़े हैरानकुन हैं, चौंका देने वाले फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। उनकी क्या वो ऑथेंटिक हैं, क्रेडिबल हैं, ये अपनी जगह एक सवाल है, लेकिन वो हैं क्या, ये आपके सामने पहले रख देते हैं। क्योंकि सिक्योरिटी जो कैंप ऑफिसेज हैं जो साबिक वज़ीर आज़म या सदूर रहे हैं पाकिस्तान के, और इसके साथ साथ उनके जो बैरून मुल्क दौरे रहे हैं, उन तमाम का मजमुआ अगर करें तो जो अखराजात नवाज शरीफ साहब के बताए जा रहे हैं इस वफाकी काबीना की तरफ से, वो 431 करोड़ रुपए हैं इस वक्त नवाज शरीफ साहब के। इसी तरह जरदारी साहब के दौर में वो कहते हैं 316 करोड़ 71 लाख रुपए, 41 लाख रुपए खर्चा है। इसी तरह जनाब शहबाज शरीफ साहब के दौर में 872 करोड़ रुपए कैंप ऑफिस, सिक्योरिटी और फॉरेन दौरों पे खर्च हुए। शाहिद खान अब्बासी साहब के दौर में निस्बतन कम 35 करोड़ रुपए का खर्चा। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के दौर में 24 करोड़ का खर्चा। राजा परवेज अशरफ साहब के दौर में 30 करोड़ 22 लाख रुपए खर्चा। और जनाब ममनून हुसैन सदर पाकिस्तान जो साबिक थे, उनके दौर में 30 करोड़ रुपए खर्चा। तो ये मजमूई तौर पे जो इन्होंने हिसाब किताब बताया। अब नाउ अगेन सर, पहले निसार साहब से पहले मैं नुसरत साहब आपसे पूछूं, क्या ये आने का मकसद अब ये है कि क्या ये 431 करोड़ रुपए आपके नजदीक एक वजीर आजम थे, उनके आने जाने पे खर्चा हुआ, उनकी सिक्योरिटी, उनके कैंप ऑफिस पे खर्च हुआ, और अगर नवाज शरीफ और जरदारी साहब का मिला लें तो 431 और 872 करोड़ ये मिला लें तो ये तकरीबन 12 अरब रुपए, 4 अरब और 8 अरब मिला लें 12 अरब रुपए बनते हैं। तो ये 12 अरब रुपए आपके इनसे वापस मांगे, क्या करेंगे आप लोग साहब? क्या है ये इस वक्त, क्या इरादा? देखिए, कोशिश तो हमारी है कि जो लूटा हुआ पैसा है और जो मुल्क से बाहर गया है, चाहे वो इन्होंने अपने ऊपर खर्च किया है या अपनी औलादों के लिए इन्होंने जायदादें बनाई हैं, उस पैसे को लेके आया जाए। अब कहाँ तक इसमें कामयाब होते हैं, खान साहब ने ऑप्शन भी दी थी इनको कि वो पैसा वापस करें और चले जाएं मुल्क से बाहर, जेल ना काटें, उसकी बहुत बड़ी ऑप्शन है। ये तो करप्शन का पैसा, लेकिन ये तो आवाम का पैसा है, ये तो आवाम का पैसा है, क्योंकि वो तो उन्होंने अपना माल समझा हुआ था ना। वो तो ये सोच ही नहीं रहे हैं कि आवाम के टैक्स से उनको तनख्वाह दी जा रही है, आवाम के टैक्स से उनको खर्चा दिया जा रहा है। आपके वज़ीर साहब का भी खर्चा है ना 986 मिलियन का। अब क्या उसका भी हम अगला वज़ीर आज़म आके बोलेगा कि वो 986 मिलियन इमरान खान पे खर्चा हुआ, वो भी वापस करो? नहीं, ये किस तरह का फिर दौर शुरू हो जाएगा? इस वक्त तो चूंकि डॉलर की कीमत बहुत ज्यादा चली गई है ऊपर, अगर हम उसको कंपेयर करें इनके हिसाब से 8, 9, 10 महीनों में, तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत कम होगा। अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि हमारी हुकूमत कितना कर रही है, लेकिन ये करप्शन का पैसा, ये किकबैक्स या कमीशन या ये आवाम का पैसा है, ये आवाम का पैसा है बिल्कुल। और आप जानते हैं कि पीएम साहब किस कदर इस बात के ऊपर कॉशियस रहते हैं
कि ये वाली चीज़ें उनकी ज़ात के ऊपर खर्च ना हो, कि वो अपने घर में रहते हैं, अपना खाना पीना खुद करते हैं, वो सड़क उन्होंने खुद बनवाई है, अमेरिका जा रहे हैं, एम्बेसी में ठहर रहे हैं कि होटल में ठहरेंगे खर्चा ज़्यादा होगा, टिप्स ज़्यादा देनी पड़ेंगी, सब कुछ होगा, तो उससे बचने के लिए कोशिश तो कर रहे हैं वो, लेकिन चूंकि डॉलर इतना ज़्यादा ऊपर जा चुका है कि उसको कम भी आधा भी कर लेंगे ना तो भी वो इनके बराबर चला जाएगा वो, क्योंकि डॉलर ऊपर चला गया। डॉलर 12 अरब रुपए अगर इनसे आप निकाल भी लें नवाज शरीफ, ये शहबाज शरीफ साहब से 12 अरब मिसाल के तौर पे, जरदारी साहब से भी 316 करोड़ ले लें, वो डॉलर पे क्या फर्क पड़ना है? वो तो ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है, जीरा भी बहुत बड़ी चीज है ऊंट के मुंह में, 12 रुपए से तो है। जाहिर है जितना ज्यादा हमारे ऊपर कर्ज है, जितना ज्यादा हमने अपने तमाम इदारों को, सड़कों को, हर चीज को गिरवी रख रख के जो पैसा ले लिया है, वो उसके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ तो है, फिर भी कुछ तो है। ट्रेंड के सेट, आप ये ट्रेंड सेट करना चाह रहे हैं कि जो भी वज़ीर आज़म ऑफिस होगा उसका अब अगले जब आएंगे वज़ीर आज़म 5 साल बाद तो वो कहेंगे उस पर डॉलर और बढ़ चुका होगा, तो इमरान खान साहब ने जो इतना खर्चा किया था अब इमरान खान साहब पैसा वापस करें, ये क्या एक नई रिवायत सेट होने जा रही है? ये तो कोई नहीं कह रहा कि पैसा वापस करें, वो बता रहे हैं कि इतना इतना खर्चा इन लोगों ने किया है, ठीक है, पैसा तो हम वो वाला वापस मांगना चाह रहे हैं इनसे, जो करप्शन ये आप नहीं मांग रहे ना पैसा, ये तो नहीं मांग रहे पैसा, ये उन्होंने खर्च किया है। ये चूंकि अब खान साहब हर चीज आवाम को बताते हैं, आप जानते हैं कि लोग एक एक बंदे को, मेरे मालिक को, ड्राइवर को, हर एक को पता है कि किस तरह हमारे ऊपर 30 अरब रुपए का कर्जा हुआ, कब कितना था, तो ये वो अवेयरनेस है जो खान साहब देना चाहते हैं और दे दिए उन्होंने। अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदे को पता है कि किसने क्या किया, इसीलिए खान साहब की इतनी महंगाई के बावजूद पॉपुलैरिटी कम नहीं हो रही। वो करना चाह रही हैं प्रोटेस्ट तो वो करती रहे, उनको पता है कि लोग वही आएंगे जिनको वो पैसा देके बुलाएंगे। जिस तरह बिलावल के उसमें देखा कि उन्होंने 500-500 रुपए में बुलाई खवातीन, लेकिन उनको बेचारियों को 200-200 भी नहीं मिले तो वो रोती नहीं, तो इनके उसमें भी थोड़ा शायद ज़्यादा होगा, तो आ जाएंगे लोग, उसमें तो कोई हरज नहीं है। गुर्बत इतनी ज्यादा है कि वो तो मतलब के लिए आ जाते हैं। इस एक्सरसाइज का मकसद सिर्फ आवाम को अवेयर करना है, हाँ जी, उनको आगाही फराम करना है। चीमा साहब, तो इसमें कोई नो ऑफेंस ऑन दिस, ये तो इससे आगाह कर रहे हैं आवाम को, आप अपने नैरेटिव दे के ये गलत है, आप भी आगाह करें आवाम को, ये झूठ बोल रहे हैं अगर तो। देखिए बात यह है कि इमरान खान साहब को तो चूंकि एक स्पॉन्सर्ड लिविंग के वो आदी हैं, उसकी आदत है, और उसी हवाले से मैं समझता हूँ कि ये स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट और स्पॉन्सर्ड गवर्नेंस जो है वो भी उसके तमाशे की पूरी कौम देख रही है। तो बात यह है कि मैं तुझे पहले कह चुका हूँ कि जनरल मुशर्रफ से शुरू कर लें, फ़ौजी हुक्मरानों के भी सारे खर्चे देखें, बैरूनी दौरों के भी खर्चे देखें, किन फ़्लाइट्स पे वो गए, हमारे दौर की भी देखें, पीपल्स पार्टी के दौर की भी देखें, और इनके भी 10-11 महीने के देखें, और फिर कंपैरिजन करें, फिर पता चलता है हकीकी सूरत हाल आवाम के सामने आती है। लेकिन एक मैं गुजारिश करूँगा कि जो आपने कहा है कि 8 अरब रुपए जो है मुस्लिम लीग नून के दौर में खर्च हुए, गैर मुल्की दौरों पे 4 अरब रुपए जो है वो पीपल्स पार्टी के दौर में खर्च हुए, टोटल 12 अरब रुपए जो है, मैं कहता हूँ कि 12 अरब रुपए का ज़रूर हिसाब लें, लेकिन कौम ये भी पूछने का हक रखती है कि ये जो इन्होंने डॉलर की कीमत इतनी बढ़ा दी, 40% अपनी करेंसी को डीवैल्यू किया, उसकी वजह से 1400 अरब रुपए का लगा इस कौम को, गरीब कौम को 1400 अरब रुपए जो जायद जो बढ़ गए, हमारे कर्जे बढ़ गए हैं, उसका हिसाब कौन देगा? ये संगीन जुर्म जो जिन्होंने किया है, क्या वो कौमी मुजरिम नहीं है? उनका हिसाब किससे लेंगे? उसका हिसाब कौन देगा? ये मुझे बताइए, कितना बड़ा ये संगीन जुर्म है। आपको उसका हिसाब पहले कह चुका हूं कि इसके खतरनाक नताइज, जी बिल्कुल आप सही। मैं अगर एक सवाल पूछूं कि आपका बिल्कुल हक है, आप उसका हिसाब लें। इसके खतरनाक नताइज पता नहीं ये कौम कब तक भुगतती रहेगी, लेकिन सर उसका फिर हिसाब आपको लेना पड़ेगा। वो जो ब्रीफ पीरियड इसहाक डार साहब ने रखा सही करेंसी को, उसके बाद मिफ्ता साहब और शाहिद खान साहब का दौर आया, जो आज भी मिफ्ता साहब का आर्टिकल है कोटेड, वो कहते हैं कि इसहाक डार की ये पॉलिसी गलत थी और उनके दौर में 27 रुपए बढ़ा, फिर डिवैल्यू हुई 27 रुपए की शाहिद खान के दौर में। तो फिर आप वो 27 रुपए का भी हिसाब लें जो डॉलर 100 से 127 आया, तो उसका हिसाब किताब भी फिर हमें दीजिएगा कि मैं तो ये कह रहा हूं कि नहीं, आप ये देखें डीवैल्यू जितना इस 10-11 महीने में हुआ, हमारी पूरी तारीख में नहीं कभी हुआ। मैं तो कह रहा हूं कि पूरी तारीख में 70-71 साल तारीख में आज तक इतना पैसा जो है, इतना जितना डीवैल्यू नहीं हुआ हमारा रुपया जो है, हमारे पैसे की, हमारी करेंसी की कदर इतनी कम नहीं हुई जितनी 10-11 महीने में हुई है। और इसके साथ ही मैं समझता हूँ कि इसका नतीजा है कि उससे ज्यादा तेजी के साथ इन्होंने अपनी कदर अवाम की नजरों में कम कर दी है, अपनी साख खो दी है इन्होंने, यानी उतनी ज्यादा तेजी से हमारा जो गिरी है वो खुश है क्योंकि हम करप्शन के खिलाफ काम कर रहे हैं। अभी नुसरत साहबा ने कहा भले महंगाई है लेकिन फिर भी हमारा जो पॉलिटिकल बेस है वो खुश है हमसे, मैं नुसरत
नुसरत हमारी बहन है, मैं इनसे गुजारिश करूंगा, एक बरादराना मशवरा दूंगा कि जब भी कहीं मार्केट में जाएं, बाहर जाएं, को खरीदो फरोख्त के लिए जाएं, ये कभी डिस्क्लोज ना करें कि इनका ताल्लुक पीटीआई से। अवाम बहुत गुस्से में है, बहुत मुश्किल है, उनका जीना आपकी गवर्नमेंट ने दोबर कर दिया है, मुश्किल कर दिया है। अवाम सच्ची बात ये बहुत अब इस वक्त वो बहुत रिएक्शनरी हो गए हैं, बहुत गुस्से में, और झोलियाँ उठा उठा के इस गवर्नमेंट के खात्मे के लिए दुआएं कर रहे हैं। तो ये कभी डिस्क्लोज ना करें कि आपका ताल्लुक पीटीआई से है। अवाम तो बड़ी बददुआएं दे रहे हैं। जाएं अपनी खुफिया शनाख्त रखें, पीटीआई का ना बताएं कि आपका वाबस्तगी है, वरना अवाम के गुस्से का आपको सामना कर सकता है। मेरा बरादराना मशवरा है अपनी बहन को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये खुद में आपकी नून लीग भी गुजरी होगी इस दौर से, पीपल्स पार्टी भी, तभी आपको मशवरा दे रहे हैं। मैं तो जाती हूँ और मैं बात करती हूँ अपने सारे दुकानदारों से भी, और जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ के जो स्टाफ होता है हर घर का, उससे मैं बात कर रही होती हूँ, तो वो सब का यही कहना है कि हमें पता है मुश्किल वक्त है, लेकिन ये गुजर जाएगा। हमें ये पता है कि खान साहब बेईमानी नहीं कर रहे, खान साहब जान के हमें मुश्किल में नहीं डाल रहे। खान साहब का ये मिशन नहीं है कि उनके अवाम रोए या परेशान हो या महंगाई से घबराए, वो कोशिश में लगे हुए हैं और वो कर लेंगे। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये लोग कहते हैं, ऑनेस्टली लोग कहते हैं ये वाली बात, क्योंकि गरीब से गरीब आदमी को भी पता है कि इस वक्त वो जो भी मुश्किल उठा रहा है वो खान साहब की मर्जी से नहीं हो रही, वो अपनी जेब में नहीं लेके जा रहे, वो मुल्क को बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, और इसके लिए लोग तैयार हैं कि वो 2 महीने, 3 महीने, 8 महीने, 10 महीने और बर्दाश्त करेंगे, और इंशाल्लाह उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये बात उसके बाद हमें आदत हो जाएगी ना, फिर आप क्या ठीक हो जाएगा? ऐसा नहीं हम कहेंगे डॉलर होता ही 160 का है, 200 का, आदत हो जाएगी फिर बढ़ने की। नहीं, फिर कम तो नहीं होता ना, 100 रुपए पे आ जाएगा क्या दोबारा? नहीं आता ना, बढ़ गया तो बढ़ गया, क्या वापस होता है कुछ? बिल्कुल आ सकता है। ये तो फिर नुसरत भाई, ये तो फिर वो यारी बात हो गई ना, अनरियलिस्टिक और इमेजिनरी बातें। आप एक चीज यहाँ बढ़ जाए उसके बाद वापस आ सकती है, आप खुद बताएं, ऐसा हो सकता है? आ सकती है। जब पाकिस्तान रुपए की कदर बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली डॉलर नीचे आएगा, आप देखिएगा। पाकिस्तानी रुपए की कदर इंशाल्लाह बढ़े, हमारी भी दुआ है और हम चाहेंगे बढ़े, लेकिन ये है कि यहाँ पर जो चीज बढ़ जाती है उसके बाद वो वापस आए, ये बात ऐसी है जैसे आप सोचें कि दोबारा से हम वर्ल्ड कप होगा और फाइनल होगा, हम आ जाएंगे। 1993 में तैयब अर्दोगान ने एज ए मेयर इस्तांबुल काम शुरू किया था। उस वक्त उनके लीरा जो थे वो हज़ारों में होते थे और डॉलर बहुत ऊपर था। उस आदमी ने न सिर्फ ये कि अपनी करेंसी को ऊपर लेके गए, डॉलर नीचे आया, और उसके बाद उन्होंने IMF को और दूसरी जो बैंक्स हैं उनको उधार भी दिए। तो ये एक लीडर का होता है कि वो किस तरह हैंडल कर रहा है चीज़ों को। क्या वो चाहता है कि वो सब कुछ, वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन जाए, नंबर 1 पे उसका नाम आ जाए, पाकिस्तान के सबसे पहले अमीर बने, फिर पूरी दुनिया के अमीर बने? इस किस्म का कोई मिशन नहीं है उनका। खान साहब का इस किस्म का कोई मिशन नहीं है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हों, लोग जो हैं वो अमन से, प्यार से, मोहब्बत से रह सके। तो इंशाल्लाह ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सिर्फ 2 साल का टाइम में, बिल्कुल शुरू से कह रही हूँ, 2 साल का टाइम दिया जाए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जी 2 साल। चीमा साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप जी मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारी बहन ने ये तैयब अर्दोगान का नाम लिया, काश के ये इनके लीडर जो हैं इमरान खान साहब, काश के उनको फॉलो करते, इनको एहसास होता कि तैयब अर्दोगान ने कभी झूठ नहीं बोला, कभी मुखालफिन के ऊपर गलत इल्ज़ाम, झूठे इल्ज़ाम नहीं लगाए, कभी बदजुबानी नहीं की, कभी यू टर्न नहीं लिए, कभी अपने मुल्क के साथ ये तमाशा नहीं किया कि बाहर जाके अपने वतन को बदनाम करते रहें। ये देखें, काश उनसे सीखें, काश उनसे सीखें, और वो जो उनसे ये सीखें, सच बोलना सीखें, सच ही तो बोल रहे थे। ये उन जैसा अमल अपनाएं। इन्होंने तो देखे ये कि उन जैसा किरदार, उन जैसा अमल हो तो फिर उनका नाम लें। होगा आप देखिएगा। लेकिन अभी फिलहाल तो वो आपसे हिसाब किताब लेने पे लगे हुए नून लीग और पीपल्स पार्टी से इमरान खान साहब, और तो मुझे नहीं लग रहा कुछ और उनका ध्यान है। हिसाब किताब अगर बाकी हिसाब किताब हो तो उनके दाएं बाएं जो लोग हैं जिनको बड़े बड़े चोर डाकू कहते रहे, वो क्या वो आज पाक साफ है सारे? उनका भी लेंगे, फिक्र नहीं करें। तो उनका जो 5 साल के बाद इन्वॉल्व है, चाहे वो खान साहब खुद हैं या अच्छा, उनका हिसाब लेने से पहले उनको वजारतें देना जरूरी था। उनका हिसाब किताब लेने से पहले उनको वजारतें देना जरूरी था, वजारत देने के बाद फिर उनका हिसाब किताब लिया जाएगा। वो तो करेंगे ना, ऐसा नहीं होगा कि हिसाब किताब ना। लेकिन जैसा आपकी स्ट्रेटेजी क्यों मरियम नवाज साहब कह रही है कि ताजरों से भी कह रही हैं, वो कह रही है कि हम पॉलिटिकल रैलीज निकालेंगे, जो प्रोटेस्ट रैलीज होंगी उसके अंदर तो बड़ा एक वसी एक एजेंडा दे रही हैं। उस एजेंडे में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है, एंड टू मैनिपुलेशन ऑफ एंटायर सिस्टम टू पनिश पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, स्टीलिंग पीपल्स मैंडेट, इंपोजिशन ऑफ सिलेक्टेड जस्टिस फॉर नवाज शरीफ। बहुत वसी एजेंडा है। क्या ये प्रोग्राम मुरतब हुआ है नून लीग की तरफ से? क्या एक मतलब ये एहतजाज है? ये सारी बातें
ये सारी बातें हमारे एजेंडे का हिस्सा हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, जो टॉप पे है, वो ये कि आवाम के साथ जो जुल्म कर रहे हैं, जो महंगाई का, गिरानी का एक सुनामी है, उससे आवाम को किस तरह निजात दिलाई जाए, ये हमारा सबसे, ये प्रायोरिटी नंबर 1 है हमारी, ये तरजीह अव्वल है हमारी। और देखिए ये पूरी कौम सरापा एहतजाज है इस वक्त, पूरी कौम सरापा एहतजाज है, पूरी कौम इस वक्त काल की मुंतजर है, वो सड़कों पे आने के लिए तैयार है जी। बिल्कुल बिल्कुल। चले आप ये नहीं निकालेंगे। अच्छा ये कह रही नहीं है कि हम ये देखते हैं क्या होता है, लेकिन आपके सामने हकायक सारे रखे हैं जो फैक्ट्स एंड फिगर्स दोनों से पेश किए जा रहे हैं। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी क्या अनाउंसमेंट वहाँ हुई है, उसके साथ सहमाई रिपोर्ट में गुर्बत बिलखुसूस जो फूड इनसिक्योरिटी है उस हवाले से, जो स्टंटेड ग्रोथ और आप जो तमाम चीज़ें होती हैं उस हवाले से क्या कहा जा रहा है, सारे हकायक आपके सामने रखे, बेनकाब किए। फीडबैक फेसबुक, ईमेल और ट्विटर देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।